गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं पंकज जायसवाल आपको आज क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 12th का है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन स्टार्टिंग बिगनिंग पीरियड से ही काफी बार दी गई है ना। पहले तो ऐसा माना जाता था कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जब लैब में सिंथेसाइज नहीं भाई, बिगनिंग पीरियड में ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस लैब में नहीं हो सकती। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही सिंथेसाइज होते हैं। तो ऐसा बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में भी यही माना जाता था कि बायोमॉलिक्यूल्स आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म ही देते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो वहां से शुरू हुआ, फिर बाद में इसकी सिंथेसिस होने लगी लैब में, ये भी सिंथेसाइज होने लगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह। तो जब शुरू में बिल्कुल बिगनिंग में कार्बोहाइड्रेट की पहले डेफिनेशन दी गई है ना, कई सारी डेफिनेशन फेल होने के बाद तो उसमें ये बताया गया कि नाम से ही क्लियर है, कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। तो दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। इसका मतलब है कि फॉर्मुलाइज करें तो CnH2O होल N। कार्बन के N मॉलिक्यूल्स तो वाटर के भी N मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ेंगे। मतलब ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है, वो कंपाउंड्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन कई सारे इस डेफिनेशन से अगर हम चलें तो आपको कई सारे इसी फॉर्मूले के कंपाउंड मिलेंगे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। और कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले से सैटिस्फाइड नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्सेप्शंस की बात करें इस डेफिनेशन की, तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनल, यूपीएससी नेम है मेथनल। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला अगर हम देखें तो CH2O होता है। CH2 मतलब कि 1 कार्बन और H2O भी कितने, एक मॉलिक्यूल। तो ये इस फॉर्मूले से मैच तो कर रहा है ना, बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना। इसी तरह देखिए दूसरा एक्सेप्शन दिखाता हूं मैं आपको। रैमनोज का फॉर्मूला है रैमनोज C6H12O5। C6H12O5 ये रैमनोज का फॉर्मूला है ना। इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है ना, बट does not satisfy CnH2O whole N। CnH2O whole N, CnH2O whole N इस फॉर्मूले को ये संतुष्ट नहीं कर पाता है ना। भाई देखिए जितने कार्बन है उतने ऑक्सीजन होने चाहिए, उसके डबल हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो कार्बन का डबल हाइड्रोजन तो है, लेकिन जितने कार्बन है उतने ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन का जो फॉर्मूला है
उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, वो सभी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करें ये जरूरी नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम में, है ना, जो मॉडर्न डेफिनेशन दी गई, मॉडर्न टाइम में जो डेफिनेशन दी गई कि ये बताया गया कि देखिए पॉली हाइड्रोक्सी, और पहली बात तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रहे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। दूसरी बात, पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होने चाहिए, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होने चाहिए, और साथ में मेन फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या तो कीटोन होना चाहिए। ध्यान रखिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए। दूसरी बात, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, OH समूह एक से ज्यादा होना चाहिए। और तीसरी बात, फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या तो कीटोन होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के प्रेजेंस में, अम्ल की उपस्थिति में या एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलाइज होकर के जल अपघटित होकर, है ना, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हो, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे यौगिकों को हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या हुई। 10 ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और सब्सटेंसेस which give such compounds on acid hydrolysis or enzymic hydrolysis are called कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स नोट कर लीजिए इसको, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बात समझ में आई, क्लियर होना चाहिए कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होने चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए, या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अम्ल की उपस्थिति में या किसी एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करने पर, जल अपघटन करने पर ये कंपाउंड दे, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता हो, वो सारे यौगिक, वो सारे कंपाउंड्स कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो देखिए यहां पर क्लियर है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। तो जब सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट
कम से कम 3 कार्बन का होना चाहिए, 3 कार्बन का, क्योंकि एक से ज्यादा OH ग्रुप, आपको पता है, आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा होगा, आपको बताया गया था कि 2 OH समूह, 2 OH ग्रुप सेम कार्बन पे नहीं जुड़ सकते, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं जुड़ सकते, और एक से ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप हो, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप, तो एक से ज्यादा OH ग्रुप मतलब एक से ज्यादा कितना होता है, कम से कम 2 होता है, तो 2 OH समूह एक कार्बन पे जुड़ेंगे नहीं, अलग अलग कार्बन पे जुड़ेंगे, तो 2 कार्बन चाहिए 2 OH समूह के लिए। और एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड CHO होता है, कीटोन C डबल बॉन्ड O होता है, तो एक कार्बन उसमें है, तो कम से कम 3 कार्बन का होना चाहिए। एल्डिहाइड है तो एल्डो 3 कार्बन का ट्राई, और कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में ओज लगता है, एल्डो ट्रायोज, ये देखिए ये फॉर्मूला बनेगा CHO CHOH CH2OH, इसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। और कीटोनिक ग्रुप अगर हो तो कीटो ट्रायोज, तो कीटोन बीच में आ जाएगा, एल्कोहलिक समूह ऊपर चला जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH2OH, है ना, इसका इसे कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। आई बात समझ में? तो ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, इससे कम कार्बन का कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता, ठीक है, जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से, ठीक। तो आइए अब चलते हैं इनके क्लासिफिकेशन पे। यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको शुगर्स और नॉन शुगर्स कहा जाता है, शुगर्स और नॉन शुगर्स में भी क्लासिफाई किया गया है। तो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकराइड्स भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, सैकराइड्स कहते हैं। सैकराइड जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड है सैक्रॉन, सैक्रॉन ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है शुगर। सैक्रॉन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर, तो इसलिए इनको जो है सैकराइड भी कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए या सैकराइड कह लीजिए, एक ही बात है। शुगर की बात हुई है तो इनको जो है कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि मीठे होते हैं, टेस्ट में, स्वाद में मीठे होते हैं, विच आर स्वीट इन टेस्ट, आर कॉल्ड शुगर्स। उनको शुगर्स कहा जाता है, शर्करा कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं शर्करा। क्या कहते हैं? शर्करा, शर्करा। और कार्बोहाइड्रेट्स which are not sweet in taste, स्वाद में मीठे नहीं होते, है ना, उन्हें कहते हैं नॉन शुगर्स, है ना, अशर्करा, है ना। जो मीठे हैं स्वाद में, जो स्वाद में मीठे हैं उन्हें शर्करा या शुगर्स कहते हैं, जो स्वाद में मीठे नहीं हुए अशर्करा या नॉन शुगर्स कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण,
क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, किस तरह क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए पहला जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो इसको 3 पार्ट में बांटता है, 3 पार्ट में बांटता है ना। पहला मोनोसैकराइड, दूसरा ओलिगोसैकराइड और तीसरा पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड किसे कहते हैं? मोनोसैकराइड जो है ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, सरलतम कार्बोहाइड्रेट है ना, जिसको अगर जल अपघटन हाइड्रोलिसिस किया जाए, एसिड हाइड्रोलिसिस या एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस किया जाए, तो ये और सरल शर्करा में, सरल कार्बोहाइड्रेट में टूटते नहीं है। मतलब कि और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में ये ब्रेक डाउन नहीं होते, है ना। नॉट डिसोसिएट into more simplest carbohydrate on hydrolysis, है ना। हाइड्रोलिसिस करने पर और सरल शर्कराओं में और सरल कार्बोहाइड्रेट में ये ब्रेक डाउन नहीं होते। ये जो ओलिगोसैकराइड है, ओलिगोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड के लिए समझिए, ये इसको अगर ओलिगोसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिसकी अगर जल अपघटन किया जाए या हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये 2 से लेकर 10 तक, कितने, 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड यूनिट देते हैं। इनका जल अपघटन किया जाए तो 2 मोनोसैकराइड, 3 मोनोसैकराइड, 4 मोनोसैकराइड, 5 मोनोसैकराइड, इस तरह 10 मोनोसैकराइड तक ये देते हैं जल अपघटन करने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर, या तो अम्ल की उपस्थिति में, एसिड के प्रेजेंस में, या तो एंजाइम के प्रेजेंस में। तो ये देखिए गिव्स 2 to 10 मोनोसैकराइड units on hydrolysis। 2 से 10 मोनोसैकराइड यूनिट देते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर। तीसरे है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड यूनिट देते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर, मोर देन 10, है ना। गिव्स मोर देन 10 monosaccharide units on hydrolysis। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये मोनोसैकराइड के जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज एक्सेट्रा। ओलिगोसैकराइड में एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये फिलहाल डाइसैकराइड है सारे, एक्सेट्रा। ये स्टार्च, इसके एग्जाम्पल्स स्टार्च, सेलुलोज,
ग्लाइकोजन, गम्स एक्सेट्रा, है ना। ये इनके उदाहरण हैं, ये एग्जाम्पल है इनके, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इनको दो कैटेगरी में फिर से बांटा गया है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलयन को, फेलिंग सॉल्यूशन को या टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंट अभिकर्मक को अपचयित कर दें, रिड्यूस कर दें, है ना। तो ऐसे शुगर्स को, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट टॉलेंट रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते, है ना। तो जो रिड्यूस नहीं कर पाते वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स which reduces tolerance reagent or Fehling solution are called reducing sugar। जैसे सारे मोनोसैकेराइड और सारे डाइसैकेराइड केवल सुक्रोज को छोड़कर, है ना। एग्जाम्पल, ऑल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते। नॉट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स सॉल्यूशन, है ना। जैसे सुक्रोज है, सारे पॉलीसैकेराइड हैं। एग्जाम्पल, सुक्रोज, ऑल पॉलीसैकेराइड, ऑल पॉलीसैकेराइड। तो एक बार फिर से क्लासिफिकेशन समझ लीजिए। दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को, दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्गीकरण में, पहले क्लासिफिकेशन में तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट है जिनको हम कहते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, है ना, सरलतम कार्बोहाइड्रेट। मतलब इनका जल अपघटन अगर किया जाए तो ये और सिंपल कार्बोहाइड्रेट में टूटते नहीं है। ओलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका अगर जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोवाइड कराते हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं, तो उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। और अगर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट हाइड्रोलिसिस करने पर, जल अपघटन करने पर मिलता है तो वो पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आता है, इस श्रेणी में आता है। दूसरा वर्गीकरण किया गया है कि दो भागों में बांटा गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर यानी वो कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंट अभिकर्मक यानी टॉलेंस रिएजेंट को या फेलिंग विलयन यानी फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं, वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। और जो ये काम नहीं कर पाते, टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। तो ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन। नोट कर लीजिए, मोनोसैकेराइड कितने तरह के हैं, कैसे कैसे हैं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे।
पहले नोट करिए। नोट कर लिया होगा। देखिए मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट में जो फंक्शनल ग्रुप है या तो एल्डिहाइड होता है या तो कीटोन होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसे एल्डोजेस कहते हैं, एल्डोज। और फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन है, क्रियात्मक समूह कीटोन है, तो उसे कीटोज कहते हैं, है ना। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह अगर एल्डिहाइड है तो इसे एल्डोज कहते हैं, ALDOSE। OSE सारे कार्बोहाइड्रेट में लगा होता है। और अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो इसे कहते हैं कीटोज, कीटोज। ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर अगर 3 कार्बन कम से कम होना चाहिए, अभी हमने बताया आपको कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में भी मोनोसैकेराइड जो जितने भी मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड में सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बन का होगा। तो 3 कार्बन में ट्राई लग जाएगा, 4 कार्बन में टेट्रा लग जाएगा, 5 कार्बन में पेंटा लग जाएगा, 6 कार्बन में हेक्सा लग जाएगा। इस तरह बढ़ते रहते हैं। तो देखिए सब मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। तो देखिए 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड मतलब कि 3 कार्बन तो ट्रायोज। इसमें 2 कैटेगरी बनेगी, एक एल्डिहाइड तो एल्डो ट्रायोज, एक कीटोन तो कीटो ट्रायोज। एल्डो ट्रायोज का एग्जाम्पल मैंने अभी दिया, ग्लिसरल्डिहाइड। एक एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। कीटो ट्रायोज का एग्जाम्पल दिया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। 4 कार्बन का मतलब टेट्रोज। इसमें भी वही एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डो, ALDO एल्डो, टेट्रोज और कीटो टेट्रोज। एल्डो टेट्रोज का एग्जाम्पल है जाइलोज, है ना। और कीटो ट्रायोज का एग्जाम्पल है जाइलुलोज, जाइलुलोज। 5 कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटोज। न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा का इस्तेमाल होता है। आप लोगों में से जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो वो शायद जानते होंगे। पेंटोज तो एल्डो पेंटोज, और कीटोन होगा तो कीटो पेंटोज। एग्जाम्पल है राइबोज और इसका एग्जाम्पल है रिबुलोज। 6 कार्बन सब, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। एल्डो हेक्सोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ले लीजिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ग्लूकोज, और इसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। ठीक है, नोट करिए इसको। ये आपके मोनोसैकेराइड्स, कुछ मोनोसैकेराइड्स हमने लिखे हैं, है ना। अभी मोनोसैकेराइड पे ही इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह पे आते हैं, तो वहां पे और चीजें क्लियर होंगी। पहले नोट करिए इसको।
नोट कर लिया होगा। अब देखिए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड नेमिंग। स्ट्रक्चर एंड नेमिंग, जैसे कि ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज से ही शुरू करते हैं। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ये C डबल बॉन्ड O, पहला कार्बन एल्डिहाइडिक कार्बन होता है, उसके बाद दूसरे कार्बन पे OH राइट में, H लेफ्ट में, तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट में, H राइट में, चौथे कार्बन पे OH राइट में, H लेफ्ट में, पांचवें कार्बन पे H OH उसी तरह, और लास्ट वाला कार्बन होता है CH2OH। ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये वाला कार्बन एल्डिहाइडिक कार्बन है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। तो इसमें देखिए ये जो कार्बन है ऊपर वाला फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे देखो एक H जुड़ा है, एक OH जुड़ा है, एक CHO जुड़ा है, तीनों अलग अलग, और चौथा एक बड़ा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, बड़ा सा समूह जुड़ा हुआ है। तो चारों समूह अलग है। ऐसे इस कार्बन पे देखिए ये ऊपर वाला समूह और नीचे वाला समूह अलग है, तीसरा OH है ये भी अलग है, चौथा H है ये भी अलग है। ऐसे ये वाला भी, इस पे भी चारों अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह, एटम या एटम, ग्रुप ऑफ एटम जुड़े हुए हैं। और ऐसे ये है ना। तो ये जो चार कार्बन है ना, ये चारों कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है। या कहते हैं कायरल, कायरल कार्बन। ये चारों कार्बन कायरल कार्बन है। अब इस पे देखो, इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन भी कहा जाता है। इस पे अगर OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप राइट में है तो इसे अल्फा से डेजिग्नेट करते हैं, और इसी को अगर ऐसे बना दें और बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, HOH OH H HOH HOH CH2OH, बाकी सब वैसे ही। ये वाला जो पोर्शन था ये चला गया लेफ्ट में, तो इसे बीटा से डेजिग्नेट करेंगे, और ये अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म ग्लूकोज के कहलाते हैं एनोमर्स। क्या कहलाते हैं? एनोमर्स। अब ये देखिए, एक चीज अल्फा बीटा क्लियर हो गया। दूसरी बात ये समझिए कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, मतलब कि दक्षिणावर्त दिशा में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है। मतलब ग्लूकोज विलयन ले लीजिए, ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लीजिए, उसमें अगर प्लेन पोलराइज लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारा जाए, पास कराया जाए, तो ये विलयन, ये सॉल्यूशन, ग्लूकोज का ये सॉल्यूशन उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है। तो हिंदी में कहते हैं इसको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और इसको डी, स्मॉल डी से या प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्लस साइन के साथ आएगा। ग्लूकोज हमेशा डेक्स्ट्रो, इसीलिए इसका एक नाम और है ना, क्या नाम है? डेक्स्ट्रोज।
इसको डेक्सट्रोज भी कहा जाता है क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ है। ठीक है, अच्छा ये दो बातें क्लियर हुई। अब यहां पे देखिए जो बॉटम कायरल कार्बन एटम होता है, बॉटम कायरल कार्बन एटम, बॉटम कायरल कार्बन एटम, बॉटम कायरल कार्बन एटम पर अगर OH समूह राइट साइड में है, यहां पे देखिए राइट साइड में है, तो नॉर्म नेमिंग हमने यहां इसलिए लिखा है क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें डी नोटेशन और एल नोटेशन से मेंशन किया जाता है ना। तो अगर बॉटम कायरल कार्बन एटम पर OH समूह राइट साइड में है तो डी नोटेशन होगा, और अगर लेफ्ट साइड में है तो एल नोटेशन होगा। वैसे आपको बता दें कि जितने प्राकृतिक रूप से जितने कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं प्रकृति में, नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं, है ना, वो सभी डी सीरीज से ही बिलोंग करते हैं, और जितने नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं उनको एल सीरीज से बिलोंग वो करते हैं। ठीक है, तो यहां पे डी रहेगा, यहां पे भी डी रहेगा। ठीक है, अब इनका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम भी है ग्लूकोज। अब ये दोनों फॉर्म जो है, ये दोनों फॉर्म एनोमर्स कहलाते हैं। ANOMERS क्या कहलाते हैं? एनोमर्स। मतलब एनोमर्स में डिफरेंस इतना ही है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन समूह है उसमें C डबल बॉन्ड अगर राइट में है तो अल्फा एनोमर है, और C डबल बॉन्ड अगर लेफ्ट में है तो बीटा एनोमर है। प्लस साइन क्या दर्शाता है? प्लस साइन दर्शाता है, प्लस साइन इंडिकेट करता है कि ये पदार्थ दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है। डी, कैपिटल डी क्या दर्शाता है कि कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाता है कि बॉटम कायरल कार्बन एटम पर अगर OH समूह राइट में है तो डी सीरीज से बिलोंग करेगा, और लेफ्ट में है तो एल सीरीज से बिलोंग करेगा। लेकिन सारे नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट डी सीरीज से ही बिलोंग करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नोट करिए। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। आइए अब इसी तरह फ्रक्टोज का देख लें। फ्रक्टोज का देखें। फ्रक्टोज पे जो पहला कार्बन होता है, ये देखिए C डबल बॉन्ड O और CH2OH, पहला कार्बन CH2OH है, दूसरा कार्बन कीटोन है, तीसरे कार्बन से कॉन्फ़िगरेशन वही होगा जो ग्लूकोज का था। तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट में, H राइट में, चौथे कार्बन पे H लेफ्ट में, OH राइट में, यहां भी OH राइट में, और CH2OH। इसी को दूसरा एनोमेरिक फॉर्म बनाएं। देखें, इसमें जो है पहला कार्बन CH2OH का कार्बन है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां ये है। ऐसे यहां पे भी 1 2 3 4 5 6। अब एसिमेट्रिक कार्बन यहां पे केवल 3 ही है, 3 ही एसिमेट्रिक कार्बन है,
ये वाला एसिमेट्रिक कार्बन है, ये वाला एसिमेट्रिक कार्बन है, ये वाला, ऐसे ये 3 यहां पे भी हैं, ठीक है। तो ये अल्फा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है। स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, पाया क्या था वो अलग बात है ना। ये उसकी तरह, ग्लूकोज की तरह ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस नहीं है। फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी सब्सटेंस है, यानी वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, वामावर्त दिशा में घुमा देगा। इसीलिए इसका एक नाम है लिवलोज, लिवलोज नाम है। फ्रक्टोज का नाम लिवलोज भी है ना। ये भी देखिए बॉटम कायरल कार्बन एटम पर OH राइट में है। यहां भी देखिए बॉटम कायरल कार्बन एटम OH राइट में है, तो ये भी D होगा, ये भी D होगा। फ्रक्टोज, ये भी फ्रक्टोज। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के हमने आपको बताए, है ना। इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इसमें कुछ और आपको बताएंगे इपीमर्स के बारे में, है ना। D और L नोटेशन की जो हमने बात की है, कैपिटल L की बात, नोटेशन की बात जो की, उसके बारे में डिटेल से हम बता देंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे डिस्कशन करेंगे। तो ये सब हम लोग करेंगे अगली क्लास में। और अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें, है ना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम रेगुलरली मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।